हेलो बच्चों, अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 चला हुआ, पहले से हमने एक वीडियो कर लिया है। आज इसका दूसरा पार्ट करेंगे। अब हमने उसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था और वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के बारे में उस वीडियो में पढ़ा था। उसी को हम आगे लेके चलते हैं। उसके आगे है कि जो चक्रीय प्रवाह, जो पार्ट का नाम ही है लेसन का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि चक्रीय प्रवाह जो मॉडल है, इसमें आगे मॉडल है, ये क्या प्रकट करता है। जो चक्रीय प्रवाह है आय का और उत्पाद का, वो क्या प्रकट करता है, उससे हमें किन चीज़ों की सूचनाएं मिलती हैं। तो वो हम पढ़ेंगे बारी बारी से, कौन कौन सी सूचनाएं हमें चक्रीय प्रवाह मॉडल से मिलती हैं। तो पहली जानकारी हमें क्या मिलती है कि एक दी हुई, आमतौर पर हम 1 साल की अवधि मानते हैं, एक लेखा वर्ष, एक दी हुई अवधि में अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का के मूल्य को प्रकट करता है, जिसे हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जिसे हम आमतौर पर क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की जो उत्पाद विधि है, उसमें हम ऐसे ही करते हैं, इसी का टोटल करते हैं कि एक दी हुई समय अवधि में अर्थव्यवस्था में जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हुई हैं, जिन वस्तुओं और सेवाओं का जो उत्पादन हुआ है, उसका मूल्य को जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी राष्ट्रीय उत्पाद, वो हमारा राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो चक्रीय प्रवाह से हमें ये जानकारी मिली कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक समय अवधि में, किसी एक समय अवधि में या एक साल में, एक लेखा वर्ष में कुल कितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है और उनका मूल्य क्या है, ये जानकारी हमें किससे मिलती है, इनसे चक्रीय प्रवाह मॉडल जो है उनसे प्राप्त होती है। दूसरी जानकारी ये मिलती है कि एक वर्ष के दौरान जो उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन जो हमारे हैं, भूमि है, श्रम है, उद्यमी है और पूंजी है, उनको उनकी मेहनताना के रूप में, उनकी सेवाओं के बदले कितना क्या मिलता है। यानी कि एक वर्ष के दौरान उत्पादन के कारकों को लगान, ब्याज, मजदूरी, लाभ के रूप में जो एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो उनकी आय जनित होती है, आय प्रजनित, जिसको प्रजनित आय बोलते हैं, उनको क्या आय मिलती है, वो भी क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय होती है। राष्ट्रीय आय की आय विधि के द्वारा हम इस तरह से आय को कैलकुलेट करते हैं कि जो उत्पादन के साधन हैं, उनको लगान, ब्याज, मजदूरी और लाभ के रूप में जो आय मिलती है, वो क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। तो उसका भी अंदाजा हमें चक्रीय प्रवाह से, हमें इनकी भी जानकारी मिलती है कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर एक वर्ष के दौरान लगान के रूप में, ब्याज के रूप में और मजदूर के रूप में और लाभ के रूप में कितनी आय का सर्जन होएगा, कितनी आय का प्रजनन होएगा, कितनी प्रजनित आय होएगी, वो क्या होती है, हमारी राष्ट्रीय आय होती है। तीसरा क्या होता है, अभी देखो, एक अक्षेत्र की आय दूसरे अक्षेत्र का व्यय होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी जो अर्थव्यवस्था के अंदर वस्तुओं, जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनका मूल्य, जिसको हम राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। और जो एक होती है हमारी, यहाँ हमने देखी थी, प्रजनित आय, जो उत्पादन के साधनों को जो आय मिलती है, उसको बोलते हैं प्रजनित आय। उसका नाम लिया हमने राष्ट्रीय आय। तो इसमें इन मॉडलों में हमने ये मान के चला है कि एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का व्यय है। यानी कि उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है, वो सारी की सारी वस्तुओं को खरीदने में वो खर्च कर देते हैं। तो वो खर्च क्या होता है, उन वस्तुओं का मूल्य। तो फिर क्या हो गया कि राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं, उनका मूल्य और उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय, ये क्या है, बराबर है। ये आय बराबर है। ये राष्ट्रीय आय व उत्पाद में समरूपता को दर्शाता है कि राष्ट्रीय उत्पाद और राष्ट्रीय आय क्या होती हैं, बराबर होती हैं। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद, जो पूरे उत्पादन हुआ है एक अर्थव्यवस्था में, उसका मूल्य और उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय जो है, वो बराबर होती हैं। तो ये एक समरूपता को दर्शाता है कि ये दोनों चीजें बराबर होती हैं, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद। ये जो पहले वाला पॉइंट और दूसरे वाला पॉइंट, ये बराबर होती है। अगला है चौथा, कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी वस्तुओं को खरीद लिया जाता है। यानी कि
कि अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको खरीद लिया जाता है, यानी कि उनके ऊपर जो व्यय किया जाता है वो भी क्या है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं का वो भी जब सबको खरीद लिया जाता है और इधर से हम कह रहे हैं कि सारी की सारी आय को खर्च कर दिया जाता है, तो क्या होगा, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वही क्या है, वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, क्योंकि खर्च और आय, एक क्षेत्र की आय दूसरे क्षेत्र का खर्च है, तो वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वही क्या आएगा, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च होगा। तो इस भी समरूपता को ये मॉडल जो है, ये सर्कुलर मॉडल जो है ये दर्शाते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बराबर किसके होता है, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर किया गया खर्च, वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च, क्योंकि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर है, एक क्षेत्र की प्राप्तियां दूसरे क्षेत्र के भुगतान है। तो इस सारे से जो ये सारी जानकारी है, चारों जानकारियों को अगर हम इकट्ठा मिला दें, इनको संक्षेप में अगर हम पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जो पहला पॉइंट था वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बराबर वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, ये चौथा पॉइंट है, ये वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च, ये दोनों बराबर हैं। और फिर और आगे चलें, ये तो हमने इस पॉइंट में पढ़ा है कि वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है, वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य है वो क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च है, और ये इसी को हम उत्पादन बोलते हैं, इसी को उत्पादन। तो उत्पादन, आय का प्रजनन और वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च, ये तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर एक लेखा वर्ष में जो उत्पादित वस्तुओं का मूल्य है, जो उत्पादित वस्तुओं का जो मूल्य है, एक लेखा वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो उत्पादित वस्तुओं का मूल्य है बराबर किसके होगा, आय का प्रजनन, आय का सृजन बराबर होगा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च, ये तीनों चीजें बराबर होंगी। यानी कि उत्पादन, आय का प्रजनन और वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च, ये तीनों एक लेखा वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ये बराबर होंगी। ये हमें किससे पता लगा, आय और उत्पाद के चक्रीय प्रवाह से हमें इन चीजों की जानकारी, सूचनाओं की जानकारी मिलती है, इनका पता हमें लगता है। अब देखो, अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए कुछ मान्यताओं के आधार पर जो हम आय और उत्पाद का चक्रीय प्रवाह के बारे में पढ़ते हैं, उनको हमने अलग अलग तरीके से बांट दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में आय और चक्रीय प्रवाह को अगर हम पढ़ेंगे तो हमने उनको अपनी सहूलियत के अनुसार अपने अध्ययन को सरल बनाने के लिए 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल, 4 क्षेत्रीय मॉडलों में विभाजित कर दिया है। 3 तरह के मॉडल हैं अर्थव्यवस्था के अंदर अध्ययन करने के लिए। 2 क्षेत्रीय मॉडल, 2 क्षेत्रीय मॉडल में क्या होता है, 2 क्षेत्र, जैसे नाम से पता लग रहा है 2 क्षेत्र, ये बहुत ही सरल है। इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे, डायग्राम से देख के डरना नहीं है, इनको बहुत ही सरल तरीके से समझना है। समझने के बाद ये बहुत ही इजी है। पूरी इकोनॉमिक्स में सबसे आसान यही है, ये मॉडल ही है सबसे आसान, और इनमें क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। तो पहला है 2 क्षेत्रीय मॉडल, जिसमें दो ही ये क्षेत्र होते हैं, परिवार क्षेत्र और ये उत्पादन क्षेत्र, 2 ही क्षेत्र होते हैं, उत्पादक क्षेत्र और परिवार क्षेत्र। 3 क्षेत्रीय मॉडल में दूसरा 3 क्षेत्रीय मॉडल है, उसमें परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र के अलावा सरकारी क्षेत्र और बीच में जुड़ जाता है। और चौथा जो मॉडल है वो है 4 क्षेत्रीय मॉडल, उसमें शेष विश्व, जिससे निर्यात और आयात और निर्यात आते हैं, जिसमें वो जुड़ जाते हैं। तो इन तीनों मॉडलों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे 2 क्षेत्रीय मॉडल के बारे में विस्तार से। वैसे तो हमने ये 2 क्षेत्रीय मॉडल जो हमने अब पिछले वीडियो में जो पढ़ा था, वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह, वही है लगभग सा, लेकिन थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करो, मान्यताएं हैं इसमें कुछ। 2 क्षेत्रीय मॉडल हम पढ़ेंगे। 2 क्षेत्रीय मॉडल क्या है कि हम ये मान के चलते हैं, इसकी मान्यताएं हैं, कुछ मान्यताओं के आधार पर ही हम कुछ मॉडल का अध्ययन करेंगे। तो मान्यताएं हैं, पहली मान्यता यही है कि अर्थव्यवस्था में केवल 2 ही क्षेत्र हैं। हम मान के चलते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर 2 ही क्षेत्र हैं, एक गृहस्थ क्षेत्र है और दूसरा उत्पादक क्षेत्र है। उन्हीं में वस्तुओं का, कारकों का लेन देन होता है। दूसरा है कि सरकार का आर्थिक क्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई हस्तक्षेप
नहीं है, परिवार क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र ही है। सरकार का आर्थिक क्रियाएं, जो लेन देन की क्रियाएं हैं, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, हस्तक्षेप उसका नहीं है। फिर है बंद अर्थव्यवस्था, यानी कि शेष विश्व से भी कोई आयात निर्यात नहीं होता। जो भी उत्पादन होता है वो परिवार क्षेत्र या घरेलू क्षेत्र के अंदर ही उसका जाता है। जो भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं, बाहर कोई वस्तुओं का आयात निर्यात नहीं होता। जो भी उत्पादन है वो गृहस्थ क्षेत्र ही उसका प्रयोग करता है। तीसरा है, चौथा है वही कि घरेलू क्षेत्र अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है। घरेलू क्षेत्र जो है वो अपनी आय का सारी आय को वो खर्च करता है, किसी प्रकार की बचत वो नहीं करता है। वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में अपनी पूरी आय को खर्च कर देता है। तो इन मान्यताओं के आधार पर हम अब ये चित्र के द्वारा इसको मॉडल को पढ़ेंगे। हमने जैसे माना है पहले कि अर्थव्यवस्था में केवल दो ही क्षेत्र हैं, एक परिवार क्षेत्र और एक उत्पादन क्षेत्र। अब देखो भाई, वस्तुओं और सेवाओं का कैसे आदान प्रदान होता है। परिवार क्षेत्र क्या देता है, कारक सेवाएं उत्पादक क्षेत्र को देता है। हमने पहले भी पढ़ा था, ये कौन से हैं कारक, भूमि, श्रम, पूंजी और ये जो है ये इनके परिवार क्षेत्र ये कारकों के स्वामी होते हैं, हम बार बार पढ़ते हैं। और ये उपलब्ध कराते हैं उत्पादक क्षेत्र को, क्योंकि उत्पादन में ये चीजों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको उत्पादन के कारक या साधन बोलते हैं। तो परिवार क्षेत्र से कारकों का प्रवाह, कारक सेवाओं का प्रवाह उत्पादन क्षेत्र की तरफ होगा, परिवार क्षेत्र से। और उत्पादन क्षेत्र में जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उनका होगा फ्लो, उनका प्रवाह होगा परिवार क्षेत्र की तरफ। जो ये अंदर वाला प्रवाह है, इस तरह से जो सर्कुलर प्रवाह है, चक्रीय प्रवाह है, ये रियल प्रवाह है, वास्तविक प्रवाह। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी पढ़ा था कि कारक सेवाओं का और फिर इस तरफ से वस्तुओं और सेवाओं का। अब मौद्रिक प्रवाह, जो ये कारक सेवाएं दी हैं इसने परिवार क्षेत्र ने, इनके बदले भुगतान, कारक सेवाओं का भुगतान, इनका मेहनताना, भूमि के बदले किराया, श्रम का वेतन, पूंजी का ब्याज, उद्यमी को लाभ, ये सारा यहाँ पर आ जाएगा, दोबारा से यहाँ आ जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर इनके बदले जो कारक सेवाएं हैं उनके बदले इनका भुगतान उत्पादन क्षेत्र परिवार क्षेत्र को करेगा। और इसकी जो आय हुई है, जो ये आय मिली है, जो उत्पादन क्षेत्र से परिवार क्षेत्र को जो आय मिली है, ये दोबारा से वो उसको कहाँ खर्च देगा, वस्तुओं और सेवाओं को। जो उत्पादन क्षेत्र ने जो उत्पादित की हैं वस्तुओं और सेवाएं, उनके ऊपर ये खर्च कर देगा। तो देखो, आय का सर्जन हुआ था यहाँ पे, यहाँ आय का सर्जन हुआ था, फिर वस्तुओं के ऊपर इसने परिवार क्षेत्र ने खर्च कर दिया। तो यहाँ से परिवार उत्पादन क्षेत्र को कहाँ से प्राप्त हुई है, जो गृहस्थ क्षेत्र ने जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च किया वो उत्पादक क्षेत्र की आय, और उत्पादक क्षेत्र की जो आय है वो कारक सेवा के रूप में भुगतान कर दिया परिवार क्षेत्र को। परिवार क्षेत्र ने फिर से वस्तुओं के ऊपर खर्च कर दिया, ये ऐसा क्षेत्र की आय होगी। जो परिवार क्षेत्र का जो खर्च है, जो गृहस्थ क्षेत्र का जो खर्च है, भोग व्यय भी बोलते हैं, वो इसने जो भोग व्यय भी बोलते हैं, उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया खर्च, इसको भोग व्यय भी बोलते हैं। तो गृहस्थों का भोग व्यय बराबर किसके हो गया, गृहस्थों की बराबर किसके हो गया, उत्पादकों की मौद्रिक आय। गृहस्थ क्षेत्र ने परिवार क्षेत्र ने जो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च किया है, ये वाला भोग व्यय जो है, ये क्या है, उत्पादक क्षेत्र की आय है या प्राप्ति है, उत्पादक क्षेत्र की आय या प्राप्ति। और फिर उत्पादक क्षेत्र की जो प्राप्ति है वो कहाँ पर चली गई, कारक सेवाओं के बदले, जो कारक हैं उनकी सेवाओं के बदले फिर से भुगतान हो गया, तो वो फिर से क्या होगी, गृहस्थों की आय। तो ये तीनों चीजें क्या होगी, बराबर। यही हमने पढ़ा था कि चक्रीय प्रवाह क्या प्रकट करता है, यही प्रकट कर दिया ना इसने, यही प्रकट कर दिया। देखो यहाँ उत्पादन उत्पादन उत्पादन, आय का सर्जन, ये ग्रस्तों की आय, और फिर से दोबारा फिर से क्या हो गया, वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर खर्च। ये तीनों चीजें फिर से बराबर होगी। तो मॉडल से ये भी प्रकट हुआ कि ये तीनों चीजें बराबर होती हैं। और ये वास्तव में क्या है, उसको राष्ट्रीय आय को जब हम मापते हैं तो इन्हीं विधियों के द्वारा मापते हैं। किसी में राष्ट्रीय उत्पाद को कैलकुलेट किया जाता है, किसी में राष्ट्रीय ये जो उत्पादन के साधनों को जो आय मिलती है वो ग्रस्तों की आय हो जाती है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। कहीं व्यय विधि के द्वारा जिन वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च करते हैं उसको कैलकुलेट कर दिया जाता है, तो वो
वह विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन है। तो इस तरह से ये तीनों क्या हो गए हमारे बराबर हो गए। इसके द्वारा मॉडल के द्वारा भी हमें पता लग गया। और ये चक्रीय प्रवाह जो मॉडल है ये भी ये चीजें को प्रकट करता है कि ये तीनों चीजें बराबर होती है, चाहे किसी साइड से भी चले जाओ। ये राष्ट्रीय आय का अंदाजा अनुमान इनसे लगाया जाता है कि उत्पादित राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, राष्ट्रीय आय और वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो खर्च है। तो ये हमारे लेसन की दूसरी वीडियो थी। हमने इसमें ये चीजें पढ़ी हैं और हम पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे ये तो हमने मान्यता ले ली कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पूरी आय को घरेलू क्षेत्र जो है खर्च कर देता है। तो अब ये चित्र बना हुआ है, इसी में हम पढ़ सकते हैं कि वास्तव में क्या होता है। वास्तव में ये तो मान्यता के आधार पर हमने ये दो क्षेत्रीय मॉडल अगर आए तो आपको इतना ही लिखना है। और दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर अगर वित्तीय क्षेत्र का भी पूछ ले एग्जामिनर तो हमने वित्तीय क्षेत्र भी दिखा देना है। यहाँ पर बीच में दिखा दो वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र का क्या रोल होता है। वित्तीय क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को ऋण देता है, ऋण निवेश करता है ऋण के रूप में उत्पादन क्षेत्र के अंदर। वित्तीय क्षेत्र बैंक वगैरह आते हैं वित्तीय क्षेत्र के अंदर। और परिवार क्षेत्र को उधार देता है, परिवार क्षेत्र को उनकी जरूरतों के लिए वो उधार देता है। और इनकी जो बचते हैं वो जमा भी इसी में होती है, उत्पादन क्षेत्र की भी और परिवार क्षेत्र की बचते भी इसके अंदर वित्तीय क्षेत्र के अंदर ऐसे दिखा सकते हैं हम। ये बचत, इसी तरह से इसमें भी यहाँ पर बचत। एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने इसी में बना दिया क्योंकि दोबारा से ये चित्र बनाना पड़ता है कि दो क्षेत्रीय मॉडल के अंदर अगर वित्तीय क्षेत्र का भी प्रभाव हो तो वो किस तरह से प्रभाव होगा। वास्तव में जो है हर क्षेत्र बचत भी करता है, लेकिन हमने दो क्षेत्रीय मॉडल जब पहले हमने इसका अध्ययन किया था तो हमने माना था कि परिवार क्षेत्र जो है वो सारी की सारी आय को खर्च कर देता है, लेकिन वास्तव में बचत भी करते हैं। वो अलग से अगर क्वेश्चन आए तो इसको ये वित्तीय क्षेत्र को बीच में इन्वॉल्व करना है, वरना इसको नहीं इन्वॉल्व करना, हमें सिर्फ इसी का वर्णन करना है। तो ये हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया आज का पार्ट, जो वीडियो हम बताना चाहते हैं। कल हम फिर करेंगे, इसके बाद हमारा 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल हम बाद में करेंगे।